नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युद्धग्रस्त यूक्रेन से विद्यार्थियों के लौटने का सिलसिला जारी। आज लौटे देश भर के 629 विद्यार्थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की अगवानी। विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को होगी मतगणना। मतगणना कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। तैयारियों में जुटे सभी जिलों के अधिकारी। राजभवन में 8 और 9 मार्च को होगा बसंतोत्सव। पुष्प प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी जानकारी। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने की समीक्षा। मतगणना के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के दिए निर्देश। जिला और परिक्षेत्र प्रभारियों को अभियानों में तेजी लाने को भी कहा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आज तड़के हिंडन वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे, जहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि युवा और साहसी विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखकर राहत और प्रसन्नता हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने बताया था कि अब तक 20,000 से अधिक भारतीयों ने यूक्रेन सीमा छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 उड़ानों से लगभग 4,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से कुल 48 उड़ानें भारत लौटी हैं, जबकि अगले 24 घंटों में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना के 4 C-17 विमानों सहित 16 उड़ानें भरी जाएंगी। सुरक्षित वापसी अभियान के बारे में जानकारी देते हुए अरिंदम बागची ने बताया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से विशेषकर खार्किव और पिशोचिन से भारतीयों की वापसी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां कुछ बसों का इंतजाम किया है। खार्किव में 300, पिशोचिन में 900 और सुमी में 700 भारतीय फंसे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में सभी जिलों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चंपावत जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की गणना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी शिवशरण द्विवेदी ने प्रशिक्षण कर्मियों को 10 मार्च को मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और बारीकियों से अवगत कराया। चमोली जिले में भी मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना डाक मतपत्र ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से की जाएगी। वहीं पौड़ी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी मतगणना कर्मियों को प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और दूसरी ओर मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए दूसरा प्रशिक्षण मतगणना से एक दिन पहले यानी 9 मार्च को दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। प्रथम रैंडमाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है वो पूर्ण कर लिया है। उसके उपरांत ट्रेनिंग प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में सेकेंड ट्रेनिंग जो होगी वो 9 तारीख को अरेंज की जाएगी और जो थर्ड दिवस रहेगा उस दिन 10 तारीख को सुबह 5 बजे का रैंडमाइजेशन करने के उपरांत सभी को ड्यूटीज जो होंगी GIC में ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। कौन किस टेबल पे कार्य करेगा इसका जो तय होता है ये सिर्फ 10 तारीख को ही तय हो जाएगा। उसके अनुसार प्रत्येक कार्मिक मतदान के लिए अपना दायित्व निभाएगा। इस वर्ष हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में अधिकतम 14 टेबल का व्यवस्था किया हुआ है और हमने अलग अलग कमरों में टेबल्स लगाई हैं। तो एक कमरे में 7 और दूसरे कमरे में 7, इस तरीके से हम लोगों ने 14 टेबल का प्रयास किया है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में जिला और परिक्षेत्र प्रभारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस बैठक के जरिए उन्होंने पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की समीक्षा भी की। उन्होंने लावारिस वाहनों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर उनकी इनामी राशि बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। अज्ञात शवों की शिनाख्त संबंधी अभियान में तेजी लाने, साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने, ट्रैफिक चालान करने में ई चालान मशीन का प्रयोग अधिक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मतगणना होनी है, ऐसे में सभी जरूरी सुरक्षा उपाय तत्काल कर लिए जाएं। साथ ही आने वाले त्योहारों जैसे होली और अन्य मेलों के आयोजनों में सभी जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है। उत्तराखंड को पुष्प प्रदेश बनाने के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से प्रत्येक साल राजभवन परिसर में बसंत उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष राजभवन में 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय बसंतोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल गुरप्रीत सिंह ने बताया कि किसानों के साथ ही आम लोगों में पुष्प उत्पादन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए इस साल बसंतोत्सव में कट फ्लावर, पोटेड प्लांट्स प्रबंधन, लूज फ्लावर प्रबंधन, पुष्प के अतिरिक्त पोटेड प्लांट्स, कैक्टस और स्कूलेंस, हैंगिंग पॉट्स, फूलों के गमले, द स्पॉट फोटोग्राफी, ताजे फूलों की रंगोली, खाने योग्य फूलों की प्रतियोगिता, लॉन के साथ ही 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व प्रदेश में मात्र 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों का उत्पादन होता था, जो बढ़कर 1609.93 हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में लगभग 250 करोड़ के फूलों का व्यापार किया जा रहा है। कट फ्लावर का उत्पादन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार बसंतोत्सव में काफी कुछ नया किया जाएगा, जिसमें फूलों के गमलों की प्रतियोगिता है। इसके अलावा इस साल यमुना तुलसी को विशेष आवरण जारी करने के लिए चयनित किया गया है। साथ ही प्रथम बार औद्यानिकी से संबंधित नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और FRI के माध्यम से किया जाएगा। आयोजन के दौरान 5 ऐसे कृषकों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने औद्यानिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत कार्य किए हों। आने वाले 8 और 9 मार्च को बसंत उत्सव राजभवन उत्तराखंड के अंदर में मनाया जा रहा है और इसके अंदर में हर एक पुष्प की और बाकी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसके अंदर में 30 डिपार्टमेंट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंदर में जो प्रकृति की देन है, जो देवभूमि की एक ब्लेसिंग है प्रकृति के रूप में, पुष्पों के रूप में, उसमें 12 प्रतियोगिता की जाएंगी, 2 दिन तक चलेगा और मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और इन बसंत ऋतु के बसंत उत्सव के अंदर में हर्ष और उल्लास के साथ में आप इसका लुत्फ उठाइए। देहरादून के डोईवाला स्थित BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की टेकनपुर BSF एकेडमी के 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने डोईवाला BSF में साहसिक प्रशिक्षण लिया। टेकनपुर BSF एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट राहुल त्रिपाठी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ, जिसमें 116 प्रशिक्षु BSF अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करने का प्रशिक्षण पूरा किया। काफी बेहतर जो हमारे ट्रेनीज हैं, इन्होंने 30 वीक से ज्यादा की अपनी बेसिक प्रशिक्षण अभी तक कंप्लीट कर ली है। इस दौरान आपने देखा यहाँ आने के बाद, जैसे आपको अभी कमांडेंट BRT ने बताया है, तमाम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि BSF को चल के कई जगहों पे आपदा प्रबंधन में भी रिस्पांस करना पड़ता है। बाय द टाइम हो सकता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ना आ पाए, उस चक्कर में इनको ये एक्सपोजर दिया जाएगा। आने वाले समय उनको काफी काम आएगा। हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार से सर्वाइव करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, तो काफी इनके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। साथ में उन सबसे ज्यादा इनका ये बेहतर रहा है कि अपने आप के ऊपर इनका यकीन बढ़ा है। BSF डोईवाला के कमांडेंट महेश नेकी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान व्हाइट वाटर राफ्टिंग शिवपुरी, रिवर क्रॉसिंग यमुना ब्रिज, ट्रैकिंग रॉक क्लाइंबिंग एडवेंचर और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर माउंटेनियरिंग राफ्टिंग टीम के अनुदेशक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माउंट ट्रेनर और पर्यावरणविदों की ओर से जानकारियां दी गई। BSF एकेडमी टेकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे
116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे, जो 2 वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए, और इन्होंने अपनी 1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसा करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदाओं से निपटने के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में 9 महिला अधिकारी भी शामिल थीं। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एंजॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एंजॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर और बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है। गौरीकुंड राजमार्ग को व्यवस्थित करने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। दरअसल गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग ग्लेशियर से पटा पड़ा है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी के कारण पुस्ते और रेलिंग टूट गई हैं। पेयजल लाइनों के साथ ही बिजली के पोल और तारें भी बर्फ से टूटी हुई हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ये आप जानते हैं, वर्ष 2022 की यात्रा 6 मई से प्रारंभ हो जाएगी और इसके लिए हमने यात्रा की तैयारियों के संबंध में एक बैठक ऑलरेडी कर ली है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अभी जो हमारा ट्रैक रूट है, जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से लेके केदारनाथ जी तक का, उसमें बर्फ पड़ी हुई है, उसको सफाई कराने का कार्य चालू हो गया है ताकि यात्रा को समय से चालू करवाया जा सके सकुशल रूप से। इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उनके संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। वहाँ पे जो वर्तमान में व्यवस्था है वो करीब 4 से 5 हज़ार लोगों की है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको बढ़ा के 8 से 10 हज़ार लोगों के एक रात में रुकने की वहाँ पे सुनिश्चित करवा लें। पुलिस महकमा भी यात्रा मार्गों के साथ ही थाना चौकियों की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल का कहना है कि यात्रा को लेकर पुलिस बल की तैनाती और यातायात संचालन की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जो यात्रा शुरू होते ही आरंभ हो जाएगी। इस वर्ष भी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे स्तर पर जिला प्रशासन से एक समन्वय बैठक कर ली गई है। इसमें जो भी अपेक्षाएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उनको डिस्कस कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनल मीटिंग्स भी हम लोगों के द्वारा कर ली गई हैं, जिसमें पुराने वर्षों में यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई थी, जो भी फीडबैक्स थे, उन सभी को ले लिया गया है और इस बार की कार्य योजना बनाई जा रही है। देहरादून में बर्ड्स फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के आयोजक सैयद फर्रुख अहमद ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए तरह तरह की चिड़ियाओं के फोटो लेना शुरू किया, जिससे पता चला कि अकेले देहरादून में ही सैकड़ों तरह की चिड़ियाएं हैं। इस दौरान उन्होंने ये जानकारी भी जुटाई कि कौन सी चिड़िया किस तरह के पौधे पर बैठती है और क्या खाना पसंद करती हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले करीब 30 साल से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी लगाने का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि देहरादून में कितने तरह के पक्षी हैं। तो ये बर्ड का शौक बचपन से था, जंगल वंगल जाना, चिड़ियों को देखना, जानवरों को देखना। लेकिन बर्ड्स का ये है कि ये हमारे भारत में ही 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और हमारे उत्तराखंड में देहरादून में ही 750 के करीब स्पीशीज़ पाई जाती हैं बर्ड्स की। तो देहरादून सिटी ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। वहीं प्रदर्शनी में आए लोगों ने भी चिड़ियों को देखकर खुशी जाहिर की। प्रदर्शनी देखने पहुंची नगमा फारूक का कहना है कि उन्हें पहली बार पता चला कि देहरादून में इतनी तरह की चिड़ियाएं हैं।
बहुत अच्छा लगा ये एग्जीबिशन देख के कि उत्तराखंड में, अपने देहरादून में, उत्तराखंड में तो पता नहीं कितनी होंगी, खालिस देहरादून के एक्सटीरियर में और यहीं इनसाइड इतनी बर्ड्स हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत कलरफुल इमेजेस हैं, अच्छी फोटोग्राफी है। सीमांत जनपद चमोली में शिव की नगरी गोपेश्वर अब रुद्राक्ष सिटी के रूप में विकसित हो रही है। लुप्त होते रुद्राक्ष को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। गोपेश्वर के पार्क, मंदिर, सड़कों और खेल मैदानों में चारों ओर रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए थे, जो अब बड़े हो गए हैं और लगातार नई पौध भी तैयार की जा रही है। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भगवती प्रसाद हटवाल का कहना है कि इससे जहां रुद्राक्ष का संरक्षण हो रहा है, वहीं पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिल रही है। रुद्राक्ष के पेड़ अब फल देने लगे हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाएं उठा रही हैं और इन पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। 70 के दशक में हम लोग जब गोपेश्वर में पढ़ते थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, तो तब उस समय गोपेश्वरी क्या कहीं आसपास भी कोई रुद्राक्ष का पेड़ नहीं था। और रुद्राक्ष के लिए हम लोग समझते थे कि नेपाल से आता है या असम की तरफ से आता है। और आज जब मैं गोपेश्वर की सड़कों पे घूमता हूँ, चाहे मैं मार्केट से और कुंड की तरफ जाता हूँ, तो रुद्राक्ष के पेड़ सड़क के दोनों किनारे पे हैं, और जिससे कि पर्यावरण की रक्षा और शिव भूमि की रक्षा होती है। रुद्राक्ष की धार्मिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं इसे पहनने से रक्तचाप भी नियंत्रित होता है। संकल्प अभियान के संयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि ये पौधे 2003 में पर्यावरणविद स्वर्गीय चक्रधर तिवारी ने रोपे थे। उन्होंने बताया कि अब गोपेश्वर ही नहीं बल्कि जिले के दूसरे क्षेत्र में भी रुद्राक्ष के पौधे रोपे जा रहे हैं। रुद्राक्ष का बहुत ही धार्मिक महत्व है और 1 मुखी से और 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है, लेकिन वो बड़ा ही दुर्लभ रुद्राक्ष है। अधिकतर 3 मुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, जो कि हम पहनते हैं। उससे नकारात्मकता दूर होती है और मंत्रों को जपते समय अगर हम माला से जपे मंत्रों को, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर नई पौध भी तैयार कर रहे हैं। महिला मंगल दल के अध्यक्ष सरिता डिमरी का कहना है कि महिलाएं रुद्राक्ष के पौधे लगाने के साथ ही उनका संरक्षण भी कर रही हैं। उनका कहना है कि सभी को पौधे लगाने चाहिए। रुद्राक्ष का वैज्ञानिक जीवन में भी जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह और कई दवाई बनती है इसके लिए भी हमारा बहुत महत्व है इस रुद्राक्ष में। और हम तो आए दिन में लगाते रहते हैं, हमारे गांव में लगाते हैं रुद्राक्ष का पेड़ है भी, 2-3 पेड़ तो हैं ही। और हम आगे ये सोच रहे हैं कि रुद्राक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे, हर कोई व्यक्ति पेड़ लगाए। हर समूह के द्वारा हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही सब समूह से प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में जितना महिला आगे जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुए अक्सर देखे जा रहे हैं। वन विभाग ने वन्य जीवों की निगरानी के लिए ट्रैप कैमरे लगाए हैं। इन्हीं कैमरों में कैद हिम तेंदुए का वीडियो सामने आया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि हिम तेंदुए यहां नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि हिम तेंदुआ चोर गार्ड के पास लगे कैमरे में कैद हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्क क्षेत्र में कई तरह की प्रजातियों के जानवर देखे जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। जीवों की मॉनिटरिंग के लिए हम कैमरे लगाते हैं, जिसको कैमरा ट्रैप बोलते हैं। और ये जो वीडियो है उसी कैमरा ट्रैप का है। यह वीडियो चोर गार्ड जो क्षेत्र है हमारा गरतान गली के थोड़ा आगे, जो नीलांग वैली है उस क्षेत्र में पाया जाता है, वहां पर ये शूट हुआ है। और इसमें जो है ये पिछले इसी साल जो हमने कैमरा लगाया था उसमें ये ट्रैप हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क में 15 वन्य जीव विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिसमें फ्लैगशिप स्पीसीज तो हमारा स्नो लेपर्ड है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।